हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स एकेडमी। पीपल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल ट्राई टू लुक एट लैंड रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सो किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में लैंड रिफॉर्म लॉज जो हैं उनको चेंज किया गया एंड क्या सिचुएशन रही 5 अगस्त 2019 के बाद। क्या अब जो लैंड है, जो एक्सक्लूसिव लैंड राइट्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लोगों को थे, क्या अब भी वो हैं? अगर नहीं है तो क्या चेंजेस लाई हैं और किस तरह से क्या क्राइटेरिया एंड कंडीशंस सेट की गई हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में यहाँ पे समझेंगे। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों से शेयर करें, बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फ्रॉम आवर साइड टू प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स लाई गई। सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो कि डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे था उसको देखेंगे एंड वहाँ की सिचुएशंस देखेंगे, सर्कमस्टांसेस को देखेंगे, समझेंगे एंड देन हम लैंड रिफॉर्म्स पे जाएंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 1950s के बाद बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स के लॉज को बनाया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था डोगरा टाइम पे 1846 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बना, ये आपको पता है। एंड ये स्टेट जो है 1947 तक रहा प्रिंसली स्टेट। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो एक्सेशन है वो इंडिया के साथ हो गया। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 370 के वीडियो में, आप जरूर देखेंगे एंड जम्मू कश्मीर स्टेट की फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, डोगरा रूल 1846 से 1947 तक था। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चीज़ें थी उस टाइम पे। तो सबसे पहले प्रीडोमिनेंटली डोगरा रूल के टाइम पे जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था ये एक एग्रीकल्चरल स्टेट था। मोर देन 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर, पहली चीज़। दूसरी चीज जो थी, जो स्टेट का करेक्टर था, इट वाज फ्यूडल इन करेक्टर। फ्यूडल इन करेक्टर का यहाँ पे मीनिंग ये है कि बड़े बड़े लैंड्स जो होते थे कुछ लोगों के पास होते थे एंड उन लैंड्स में पेजेंट्स काम करते थे एंड उन पेजेंट्स को वहाँ पे ओनरशिप के राइट्स नहीं होते थे, क्योंकि फ्यूडलिज्म एक्चुअल में यूरोप में था। एंड यूरोप में क्या होता था, लॉर्ड एंड सर्व्स होते थे। अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, लॉर्ड एंड सर्व्स। तो ये लॉर्ड्स जो होते थे इनके पास बड़े बड़े लैंड्स होते थे जिनको लैंड लॉर्ड्स भी कहा जाता था। एंड ये लैंड लॉर्ड्स जो इन सर्व्स को काम कराते थे। सर्व्स कौन होते थे? जो पेजेंट्स होते थे, जो कल्टीवेशन करते थे। एंड इन पेजेंट्स को ना ओनरशिप राइट नहीं होते थे, ये सिर्फ टिलर्स होते थे लैंड में। टिलर्स इन द सेंस कि सिर्फ जो प्रोडक्शन वगैरह है क्रॉप की वो कराते हैं बस, लेकिन इनको जो ओनरशिप राइट्स थे वो नहीं थे। बिल्कुल सिमिलर तरह की सिचुएशन जो थी वो डोगरा रूल के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में थी। फ्यूडल करेक्टर था स्टेट का। बड़े बड़े लैंड्स जो थे वो लैंड लॉर्ड्स के पास होते थे जिनको जागीरदार कहा जाता था। हम समझेंगे जागीरदारी सिस्टम क्या था। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम उस टाइम पे ये थी, हैवी टैक्सेशन। बहुत ज़्यादा टैक्सेशन जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे थी। लैंड पे टैक्सेशन थी, क्रॉप्स पे टैक्सेशन थी, हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया जाता था। एंड इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत करप्ट थी डोगरा टाइम पे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं डोगरा रूल में एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे थी जागीरदारी सिस्टम, जो कि एक रीज़न बना लैंड रिफॉर्म्स का। अब जागीरदारी सिस्टम में क्या था कि स्टेट को बड़े बड़े जागीर्स में डिवाइड किया गया था, जिसको एस्टेट्स कहा जाता है। तो बड़ी बड़ी जागीर्स में स्टेट को डिवाइड किया गया था। और ये डिवाइड कौन करता था? महाराजा, जो वहाँ पे प्रिंस था। क्योंकि 4 प्रिंस रह चुके हैं, 4 डोगरा रूलर्स रह चुके हैं, आपको मैंने बताया है। गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह एंड लास्ट के जो हमारे थे दैट वाज हरी सिंह। तो ये वहाँ के महाराजा होते थे एंड यही जो है लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे एज जागीर्स। लेकिन ये जागीर्स मिलती किसको थी? इट वॉज ग्रांटेड टू रॉयल फैमिलीज, बड़ी बड़ी फैमिली के लोगों को, जो राजा के रिलेटिव्स होते थे या फिर राजा की कास्ट में से होते थे या फिर राजा के रिलीजन में से होते थे, या फिर वो लोग जो राजा के लिए बहुत लॉयल थे। तो इन लोगों को जागीर्स जो हैं वो दी जाती थी। ठीक है, किसके द्वारा? महाराजा के द्वारा। एंड ये जागीर्स बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते थे और इन्हीं लैंड्स में काम करते थे पेजेंट्स। लेकिन इन पेजेंट्स को ओनरशिप राइट्स यहाँ पे नहीं होते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, प्रॉपर्टी राइट नहीं थे इनके। आगे बढ़ते हैं। अब जागीरदारी सिस्टम में और क्या फीचर्स थे यहाँ पे हम देख लेते हैं। द जागीरदारी सिस्टम हैड रेंडर्ड पेजेंट इन डेस्टिट्यूट एंड डीप इकोनॉमिक स्ट्रेस। डेस्टिट्यूट होता है कि जब
किसी पर्सन को सस्टेनेंस के लिए भी चीज़ें ना मिले, इस सिचुएशन को डेस्टिट्यूट कहते हैं। और जागीरदारी सिस्टम में क्या था, प्रॉपर्टी राइट नहीं थे, ओनरशिप राइट नहीं थे, बस कुछ पैसा दे दिया जाता था कल्टीवेशन करने के लिए, वो भी बहुत कम होता था। तो इस वजह से क्या होता था कि जो लाइफ थी वहाँ के लोगों की वो बहुत बड़े डीप इकोनॉमिक स्ट्रेस में थी। दूसरा, जागीरदार वॉज मास्टर ऑफ स्टेट एंड पेजेंट वॉज जस्ट ए परचेज स्लेव। तो पेजेंट जस्ट ए स्लेव होता था जो कि काम करता था लैंड में। जागीरदार वॉज द जज, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द पुलिस इन द स्टेट। इट मीन्स कि जागीरदार जिस तरह से अपने स्टेट को मैनेज कर सकता था उस तरह से करता था, जिस तरह से उसको उसमें कल्टीवेशन करवानी है, जिस तरह का टैक्स उसको इम्पोज करना है, वो ऐसा कर सकता था। He had unlimited power of imposing and collecting land revenue in his जागीर। तो लैंड रेवेन्यू इन द सेंस कि जितना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू, जितने ज़्यादा टैक्स वो इम्पोज कर सकता था, ये उसके पावर्स थे। वो अपनी जागीर में टैक्सेस को इम्पोज कर सकता था और वो टैक्सेस अनलिमिटेड होते थे। The cultivators did not only produce the crops but also rendered other services। अब जो कल्टिवेटर्स होते थे, जो पेजेंट्स होते थे, वो सिर्फ क्रॉप्स की प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते थे जागीरदार्स को, वो बहुत तरह के और भी काम करते थे, जिसमें एक और चीज़ आपको आपने पढ़ी होगी जिसको कहा जाता है बेगारी। तो बेगारी क्या था, एक तरह का फोर्स्ड लेबर कराया जाता था डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, फोर्स्ड लेबर। एंड इसके साथ साथ दस द पेजेंट हैज बीन रिड्यूस टू द स्टेट ऑफ द सर्व्स। और पेजेंट उसी सर्व की तरह है जो फ्यूडलिज्म में सर्व्स होते थे। मोरओवर अनसाउंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड करप्ट ऑफिशियल्स एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट्स फर्दर। और इसके साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होने के साथ साथ एक और चीज़ थी कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत करप्ट थी और अनसाउंड थी, और जो ऑफिशियल्स थे वो फर्दर जो है पीजेंट्स को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये सिचुएशन थी। एंड एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन है वो मुस्लिम्स के साथ हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ये एक बिल्कुल क्लियर चीज़ है, किताबों में लिखी हुई है कि इट वाज ए कम्युनल गवर्नमेंट जो कि रिलीजन को फेवर करती थी। और ये भी बहुत सारी किताबों में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे प्रेमनाथ बजाज या फिर किसी और किताब को, जैसे हमारे पास एक और किताब है गुलशन हसन खान की एक किताब है फ्रीडम मूवमेंट, तो वहाँ पे भी लिखा गया है कि कोई भी ऐसी बड़ी जॉब नहीं थी जो किसी मुस्लिम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को प्रोवाइड की जाती थी। हाई रैंक जॉब कभी मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर को प्रोवाइड नहीं की गई इन डोगरा रूल। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स जागीरदारी सिस्टम में थी। आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम जो था, टैक्स कलेक्शन था, स्टेट किस तरह से टैक्स वसूल करता था लोगों से, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक अनसेटल्ड रेवेन्यू सिस्टम हम कह सकते हैं इसको, कि कोई फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, बार बार स्टेट एक्सपेरिमेंट करता रहता था। एक बार एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज कर दिया। तो एक फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में उस टाइम पे नहीं था। ऑफिशियल्स करप्ट थे, एंड इसके साथ साथ मुस्लिम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते थे उससे, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू एस्टेब्लिशमेंट्स थी उसमें सबसे ज़्यादा पंडित्स होते थे जो कि नॉन मुस्लिम्स थे। तो इसकी वजह से एक रिलीजियस बायस भी रहता था, और पॉवर्टी एंड सफरिंग्स जो थी वो मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, स्पेशली कश्मीर के मुस्लिम्स को देखनी पड़ी। एंड इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये थी क्योंकि पॉलिटिकल वॉइस नहीं थी, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी नहीं थी जो मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलरली मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर की डिमांड्स एंड प्रॉब्लम्स को महाराजा तक ले जाए या फिर उनको सॉल्व कर सके। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि स्टेट बहुत सारे एजेंट्स को ये पावर्स दे देता था लैंड रेवेन्यू के। अब कुछ नाम हैं, कुछ डिफरेंट किताबों में आपको नाम मिलेंगे डिफरेंट लैंड रेवेन्यू एजेंट्स के, जो ऑफिशियल्स को हायर किया जाता था, जिन ऑफिशियल्स को ये ड्यूटी दी जाती थी, काम दिया जाता था कि आप लैंड रेवेन्यू को वसूल करो। उसमें से बहुत सारे लोग थे, जैसे कि हमारे पास कारदार होते थे। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हमारे पास शकदार एक और टर्म है, सोजोवाल, एंड इसी तरह से निज़ामत पल्टन। ये कुछ टर्म्स हैं जो बेसिकली स्टेट एजेंट्स होते थे जो कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने में स्टेट की हेल्प करते थे। एंड उस टाइम पे स्टेट क्या था, स्टेट यही था, डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, जो महाराजा गुलाब सिंह के से लेकर महाराजा हरि सिंह तक थी, इन्हीं को स्टेट कहते थे। क्योंकि आपको पता है आज के स्टेट की डेफिनेशन बहुत अलग है। आज के स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, आज के स्टेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन उस टाइम पे जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, विच वॉज बेसिकली मोनार्की, इट वॉज ए मोनार्की, क्योंकि किंग ही सब कुछ संभालता था। तो जो स्टेट था, बेसिकली जो डोगरा रूलर्स थे वो स्टेट एजेंट्स को हायर करते थे, एंड वो स्टेट एजेंट्स
लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने में हेल्प करते थे। अब कारदार्स का क्या काम होता था? कारदार जो थे, बड़े बड़े लैंड्स जो थे, ये कल्टीवेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे एंड उन कल्टीवेटर्स का काम क्या होता था? उसमें काम करना एंड स्टेट को एक बहुत बड़ा शेयर उस क्रॉप में से देना। क्लियर। एंड इसके साथ शकदार्स क्या होते थे? शकदार्स वो लोग होते थे, आज भी ये टर्म जो ना यूज की जाती है, कि जो क्रॉप्स की रखवाली के लिए रखे जाते थे। एंड इसके साथ सोजोवाल का कौन था? ये वो लोग थे जो वर्कर्स को सुपरवाइज करते थे कि ये ठीक से काम कर रहे हैं क्रॉप में कि नहीं, ये फील्ड में सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये बैठे हुए हैं या फिर ये काम नहीं सही से कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि क्रॉप खराब हो जाएगी क्योंकि ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग थे, कुछ एजेंट्स थे जो स्टेट के द्वारा रखे गए थे फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, जितना भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको मैनेज करने के लिए। इसके साथ साथ क्या थी? निजामत पलटन। अब ये क्या होता था? ये कुछ एक तरह की फोर्स होती थी। ये वो फोर्स होती थी जो ये देखती थी कि क्रॉप रेडी हो गया है, अब हम वसूल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए थे। जैसे कि आज आपने देखा होगा, रिकवरी के लिए कभी बैंक लोन हो जाता है तो रिकवरी के लिए बहुत सारी एक तरह की फोर्स बैंक साथ लाती है, ताकि जो भी उनको मिले वो उठा के ले जाते हैं। तो बेसिकली कुछ इसी नेचर का ये निजामत पलटन होती थी, जिनका बेसिकली काम क्या था? जस्ट ए सेकेंड। इनका काम ये होता था टू एनफोर्स स्टेट क्लेम्स। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही क्रॉप्स रेडी हो गए, अब वो इसको लेने आते थे। तो निजामत पलटन एक तरह की फोर्स होती थी जो इस पूरे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने में हेल्प करती थी। एंड इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें चेंज हुई 1932 के बाद। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता चुका हूँ कि 1932 से पहले कोई भी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली द मुस्लिम्स। ठीक है, जो कि उनके वॉइसेस, उनके डिमांड्स और एस्पिरेशंस एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उनको रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाई जाती है 1932 में। इसका नाम पूरा था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932, लेड बाय शेख अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन 1932। बाद में इसका नाम जो है वो चेंज होके नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, जो कि आज भी आप देखते हैं। ठीक है, 1938 में ये नाम चेंज हो गया था। अब जब ये पार्टी बन गई तो मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म मिल गया अपने जितने भी डिमांड्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर स्टेट के सामने रखने के लिए। ठीक है, तो ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी, प्लेटफॉर्म था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम्स को 1932 में मिला। एंड अब इसी पार्टी के द्वारा क्या होता है, 1944 में एक, हम कह सकते हैं, एक प्लान बनाया जाता है, एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है नया कश्मीर प्लान या फिर नया कश्मीर मैनिफेस्टो। ये 1944 में शेख अब्दुल्ला और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये नया कश्मीर प्लान जो है ड्राफ्ट किया जाता है, जिसको नया कश्मीर मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। मैनिफेस्टो, ठीक है, नया कश्मीर मैनिफेस्टो 1944। इस मैनिफेस्टो में बहुत सारे प्रोविजंस थे, बहुत सारे डिमांड्स थे। एंड उनमें से दो चीज़ें ये भी थी कि एक तो जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म करना है, और दूसरा जो लैंडलेस पेजेंट्स हैं उनमें लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि नया कश्मीर मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें थी, एक अलग से टॉपिक है, बट यहाँ पे हम सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लैंड रिफॉर्म्स से एसोसिएटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नया कश्मीर मैनिफेस्टो में दो चीज़ें वो थी जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थी। एक कि जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म करना है, दूसरा लैंडलेस पेजेंट्स जो हैं इनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से लैंड लेना है, उनके पास सारा लैंड ही रहने देना है, कुछ पार्ट ऑफ लैंड उनको देना है, बाकी उनसे लेके डिस्ट्रीब्यूट करना है उन लोगों में जो लैंडलेस पेजेंट्स थे, जिनके पास ओनरशिप राइट्स नहीं थे। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, क्योंकि पेजेंट्स के पास ओनरशिप राइट्स नहीं होते थे। एंड अब क्या होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी समझाया कि 1947 में एक्सेशन होता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का इंडिया के साथ। आई होप आपको डेट याद होगी, इट वाज 26 अक्टूबर 1947, जब ट्राइबल इन्वेजन हो गया। एंड उसके बाद महाराजा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प के लिए गया इंडियन गवर्नमेंट के पास। इंडियन गवर्नमेंट ने कंडीशन रख दी कि आप एक्सेशन साइन करो, हम आपको हेल्प करेंगे। तो एक्सेशन साइन होता है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पार्ट बन जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड उसके बाद क्या होता है कि अब शेख अब्दुल्ला को
प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है उस टाइम पे। 1948 की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब पावर में आ गई लेड बाय शेख अब्दुल्ला, एंड उन्होंने कुछ प्रिविलेजेस, कुछ लोग होते थे जिनको मोफेदार्स कहते थे, जिनको मुकर्रर ख्वार, ये कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं, ये बेसिकली वो लोग होते थे जिनको पेजेंट्स के द्वारा कैश में कैश दिया जाता था पेजेंट्स के द्वारा, रेसिपेंट्स ऑफ कैश ग्रांट्स। तो इनको कैश में ग्रांट्स मिलती थी, ये वो लोग होते थे, इनको ये प्रिविलेजेस दी गई थी। मोफेदार एंड मुकर्रर ख्वार, ये दो टर्म्स हैं जो आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे ज़रूरी है। इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन बेसिकली नहीं है, हम यही कह सकते हैं कि ये वो लोग थे जिनको स्टेट के द्वारा क्या होता था, कैश ग्रांट्स मिलते थे। आई होप दिस इज क्लियर। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन प्रिविलेजेस को खत्म किया कि आज से कोई भी कैश ग्रांट इन लोगों को नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, इसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाता है, एंड सबसे पहला मेजर स्टेप लैंड रिफॉर्म्स के लिए, जो कि था बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट 1950। इसको ये भी कहा जाता है लैंड टू द टिलर एक्ट, कि भाई जो टिलर्स हैं अब लैंड उनको दिया जाए। तो इस एक्ट के थ्रू किया क्या गया, सबसे पहली चीज लैंड सीलिंग्स की गई, यानी कि एक लिमिट तय की गई, एक लिमिट डिसाइड की गई कि 186 कनाल से ज़्यादा किसी के पास भी लैंड नहीं होगा। 186 कनाल के ज़्यादा जिसके पास भी लैंड है वो स्टेट ले लेगा वो लैंड। ये होते हैं रफली 22.75 एकर्स, ठीक है। एकर्स और कनाल्स का एक अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, डिफरेंट टर्म्स हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 186 कनाल भी याद रखेंगे तो वो भी बहुत है। सो लैंड पे लिमिट लगाई गई, लैंड ओनरशिप पे लिमिट लगाई गई कि 186 कनाल से ज़्यादा कोई भी लैंड नहीं रख सकता। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लैंड टू द टिलर्स कल्टिवेटिंग द लैंड, और 186 कनाल से ज़्यादा किसी के पास भी अगर लैंड है तो वो लैंड टिलर्स को चला जाएगा जो उस लैंड में कल्टीवेशन कर रहे थे, काम कर रहे थे। टिलर्स यानी कि पेजेंट्स, जो कि बेसिकली लैंड में काम कर रहे थे। एंड थर्ड, सरप्लस लैंड विच वर नॉट इन द कल्टिवेटिंग पोजीशन ऑफ एनी पर्सन वेर एक्वायर्ड बाय द स्टेट, और वो लैंड जो कल्टिवेटिंग कंडीशन में नहीं है, यानी कि कल्टिवेटिंग पोजीशन में नहीं है, ऐसा लैंड जो कि किसी पर्सन के पास ऐसा लैंड नहीं है जो कल्टीवेट किया जा रहा हो, ठीक है, वो लैंड जो है उसको स्टेट ले लेगा। सरप्लस लैंड विच वर नॉट इन द कल्टिवेटिंग पोजीशन ऑफ एनी पर्सन वर एक्वायर्ड बाय द स्टेट, वो लैंड जो कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, उसको स्टेट क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। 10, अब इस एक्ट से क्या हुआ, 99,000 लैंड ओनर्स जो हैं उनसे लगभग 4.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड जो है वो ले लिया गया, एंड 2.31 लाख एकर्स जो हैं वो किनको दे दिए गए, वो कल्टीवेटिंग पेजेंट्स को दे दिए गए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड जो है वो डिस्पोजेस किया गया लोगों से जिनके पास बहुत लैंड होता था, एंड 2.31 लाख एकर्स ऑफ लैंड दिया गया उन लोगों को जो जिनके पास ओनरशिप नहीं होती थी, जो पेजेंट्स होते थे, जो कल्टीवेट करते थे। तो ये पहला स्टेप था लैंड रिफॉर्मेशन में। दूसरी चीज हमारे पास क्या आई, एक कमेटी बनाई जाती है 1952 में जिसका नाम रखा जाता है वजीर कमेटी रिकमेंडेशंस। वजीर कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी उसने ये कहा कि भाई जो सीलिंग है वो आप लगा दो 28 एकर्स पे कश्मीर में और 34 एकर्स में जम्मू में, ना कि 22.75 एकर्स जो कि इस एक्ट में बताया गया था। इस एक्ट में बताया गया था कि इतनी सीलिंग होनी चाहिए, 22.75 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लैंड। लेकिन वजीर कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, 28 एकड़ कश्मीर में होना चाहिए, 34 एकड़ कहाँ पे होना चाहिए, जम्मू में होना चाहिए, यानी कि उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया सीलिंग को। एंड दूसरी चीज़ वजीर कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी कि जो बुद्धिस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं लद्दाख में, जैसे कि गुम्पा जिनको कहते हैं, उनको इस एक्ट से एक्सक्लूड रखा जाएगा, यानी उन लैंड्स पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, रिलीजियस बुद्धिस्ट लैंड्स। इसके बाद क्या होता है, 1969 से लेके 1972 तक, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनको कहा जाता है, ये यहाँ पे मिसटाइप है। तो 1969 से लेके 1972 तक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनको चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता है। इन कॉन्फ्रेंसेस में क्या किया जाता है, लैंड रिफॉर्म के प्रोग्राम को किस तरह से फर्दर देखा जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, क्या क्या लॉज इन फ्यूचर में लाने चाहिए, इस पे डिस्कशन की गई इन कॉन्फ्रेंसेस में। आई होप इतना आपको समझ आ रहा है। इसके बाद एक और
लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है, जिसको कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1972, और ये फोर्स में आया 1975 में, इसलिए यहाँ पे दोनों डेट्स यहाँ पे रखी हुई। तो यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड held by owners and intermediaries who are not in its personal cultivation to those who held such land in personal cultivation on September 1, 1971। तो देखें इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि वो लोग जिनके पास लैंड है बट वो पर्सनली कल्टीवेट नहीं कर रहे, उनसे लैंड लेके किनको दिया जाएगा, उन लोगों को जो पर्सनली उसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत सारा लैंड है लेकिन वो पर्सनली उसको कल्टीवेट नहीं कर रहा है, कल्टीवेट उसको कोई और कर रहा है, तो वो लैंड उसको ही चला जाएगा। और ये कब था, इसके लिए डेट फिक्स की गई सितंबर 1, 1971 से पहले पहले, सितंबर 1, 1971 से पहले पहले अगर कोई लैंड को पर्सनली कल्टीवेट कर रहा है तो वो लैंड उसी के पास चला जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, एक सीलिंग इंपोज की गई 100 स्टैंडर्ड कनाल्स, यानी कि 12.5 स्टैंडर्ड एकर्स एंड वेस्टिंग ऑल लैंड इन एक्सेस ऑफ दिस सीलिंग विद द स्टेट। अब इन्होंने और ज्यादा कम कर दिया, पहले 182 था, अब इन्होंने कर दिया 100 कनाल्स, कि अब इतनी ही सीलिंग है, इससे ज्यादा लैंड आप नहीं रख सकते, और इससे ज्यादा लैंड जो होगा वो किसके पास चला जाएगा, वो स्टेट के पास चला जाएगा। यहाँ पे लिखा है एक्सेस लैंड इन एक्सेस ऑफ दिस सीलिंग विद द स्टेट, वो स्टेट के पास चला जाएगा। 100 कनाल से जितनी भी जमीन ज्यादा होगी वो स्टेट को चली जाएगी। वाइल देयर इज नो सीलिंग एज सच ऑन ऑर्चिड्स, बाग बागात जो होते हैं उन पे कोई सीलिंग नहीं लगाई, लेकिन बाग बागात से एक टैक्स वसूल किया जाएगा भाई एनुअली, और ये टैक्स क्या होगा, 800 रुपये पर एकड़ पे आपको ये टैक्स लगेगा। मतलब जितने एकड़ 800 से उसको मल्टीप्लाई करके उतने एकड़ पे आपको टैक्स लगेगा। लेकिन कौन से ऑर्चिड्स, वो ऑर्चिड्स जो 12.5 स्टैंडर्ड एकड़ से ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 12.5 एकड़ होते या फिर इससे कम होते तो आप पे ये जो है एनुअल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ऑर्चिड्स की बात हो रही है, आप याद रखेंगे, आपके पास अगर ऑर्चिड्स हैं और वो 12.5 एकड़ से ज्यादा हैं तो उस पर सीलिंग तो नहीं लगेगी, लेकिन उस पर एनुअल टैक्स लगेगा, और वो टैक्स कितना लगेगा, 800 रुपये पर एकड़। एंड इसके साथ साथ कंपनसेशन दी जाएगी एवैक्वी लैंड्स को। कंपनसेशन मतलब अगर आपसे डिस्पोजेस किया जा रहा है लैंड तो आपको कुछ पैसा स्टेट देगा, ऐसा ही नहीं है कि बस लैंड ही हड़प कर लेंगे, पैसा कुछ देंगे लेकिन लैंड आपसे ले लिया जाएगा। सो ये था जम्मू एंड कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1972। इसके बाद और बहुत सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट्स में जम्मू एंड कश्मीर में लाए गए, एंड इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट्स लाए गए थे, लेकिन सारे डिस्कस करना यहाँ पे एक पीएचडी थीसिस हो जाएगा, हमको वो नहीं करना है, हमको सिर्फ समझना है प्रोसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ और एक्ट्स थे जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट, कि जम्मू एंड कश्मीर के लैंड को किन किन जगहों पे किन किन चीज़ों में यूटिलाइज किया जा सकता है। लैंड ग्रांट्स एक्ट, कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग या जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट किस किस को लैंड ग्रांट कर सकती है डिफरेंट पर्पजेज से। या फिर जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 के डेवलपमेंट पर्पजेज के लिए कौन सा लैंड यूज हो सकता है और किन डेवलपमेंट पर्पजेज के लिए हो सकता है। इसी तरह से एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, एक और एक्ट 1975 के बाद फिर से एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट आ गया। एंड लैंड एलियनेशन एक्ट के किससे लैंड ले लिया जाएगा, एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट के रेवेन्यू के रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर में क्या रहेगा, प्रोविजंस क्या लॉज रहेंगे, ये सारे एक्ट्स भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो टाइम टू टाइम आते रहे। इसके बाद अब आता है 2019 5 ऑफ अगस्त। इस दिन क्या होता है भाई, इस दिन सबसे पहले क्या किया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकाला जाता है 2019 में 5 अगस्त को, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के थ्रू क्या किया जाता है, ये कहा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954 के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को सुपरसीड करेगा। और 1954 के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के थ्रू क्या हुआ था, 35A आर्टिकल आया था, और 35A आर्टिकल क्या करता था, एक्सक्लूसिव लैंड राइट्स देता था जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। लेकिन 2019 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से क्या किया गया, 35A को एब्रोगेट किया गया, और उसके बाद एक और रेजोल्यूशन निकाला गया और उसमें 370 को एब्रोगेट किया गया। तो इन दोनों आर्टिकल्स को एब्रोगेट करने के साथ साथ जो लैंड राइट्स, एक्सक्लूसिव लैंड राइट्स इंडिया में थे, वो एक्सक्लूसिव लैंड राइट्स तो जम्मू एंड कश्मीर में थे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के ही परमानेंट रेजिडेंट्स को यहाँ पे लैंड राइट्स थे, बाहर के किसी भी पर्सन को यहाँ पे
लैंड राइट्स नहीं थे, लैंड एक्वायर नहीं कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स को ही लैंड राइट्स थे, ये आप याद रखेंगे, परमानेंट रेजिडेंट्स। लेकिन अब ये आर्टिकल 370 और 35 पे हट गया, तो ये एक्सक्लूसिव राइट्स भी अब चले गए। अब इसके बाद 2020 में क्या होता है, आप एक चीज याद रखना, जैसे ही यहाँ पे 370 और 35 पे हटाया गया, वैसे ही यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं लाई गई। लैंड रिफॉर्म्स 2020 में यहाँ पे लाई जाती हैं 26 अक्टूबर को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करता है 26 अक्टूबर 2020 को, कि दो ऑर्डर्स निकालता है। एक ऑर्डर का नाम है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज, थर्ड ऑर्डर 2020। अब इस ऑर्डर के थ्रू क्या किया गया, बहुत सारे सेंट्रल लॉज जो कि लैंड एक्विजिशन और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, वो जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होगी। तो फिर से ध्यान से सुने, इस पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू सेंट्रल लॉज जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में अब अप्लाई हो गए, और उसमें से एक हमारे पास ये भी है लैंड स्टेट्स एक्ट, अब ये भी जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है। ये एक ऑर्डर से हुआ। दूसरे ऑर्डर से क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन ऑफ स्टेट लॉज, फिफ्थ ऑर्डर। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे स्टेट लॉज थे जिनको रिपील किया गया, ऑलमोस्ट 12 स्टेट लॉज जो लैंड रिफॉर्म्स को लेके थे, उनको रिपील यानी कि उनको क्या किया गया, उनको हम कह सकते हैं इनएक्टिव किया गया, इनऑपरेटिव किया गया, हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक तरफ से क्या होता है, एक ऑर्डर से सेंट्रल लॉज को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, दूसरे ऑर्डर से यहाँ पे कि यहाँ के स्टेट लॉज जो हैं उनको रिपील किया जाता है, और कुछ स्टेट लॉज में से अमेंडमेंट्स की जाती हैं। ये भी आप याद रखेंगे, कुछ स्टेट लॉज को बिल्कुल हटा दिया गया और कुछ स्टेट लॉज को अमेंड किया गया, यानी कि उनमें चेंजेस लाई गई। और जैसे कि बहुत सारे स्टेट लॉज को हटाया गया, और एक ये भी था, इस एक्ट को भी हटा दिया गया, लैंड टू द टिलर्स एक्ट, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, लैंड टू द टिलर्स एक्ट, ये 1950 का ये एक्ट था। ये मैं आपको पहले स्लाइड में, पिछले स्लाइड्स में बता चुका हूँ। तो अब ये 26 अक्टूबर 2020 को लैंड रिफॉर्म्स के डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल किए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, एंड इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लॉज को आधों को अबॉलिश किया जाता है और आधों को अमेंड किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है। अब क्या चेंजेस आई, क्या अमेंडमेंट्स हुई, यहाँ पे आप देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारे पास एक्ट है जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960, दूसरा है जम्मू कश्मीर एग्रीरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976। इन दोनों में क्या किया गया, जो परमानेंट रेजिडेंट का क्लॉज था इसको हटाया गया। क्या किया गया, इसको हटाया गया। The clause has been omitted from the section regulating the lease and transfer of land from Jammu and Kashmir। तो पहले क्या होता था, सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स को ही लीज पे लैंड दिया जा सकता था यहाँ का, और यहाँ का लैंड परमानेंट रेजिडेंट्स को ही ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन ये क्लॉज ही हटा दिया गया कि अब परमानेंट रेजिडेंट ही नहीं, किसी को भी लैंड लीज पे दिया जा सकता है और ट्रांसफर किया जा सकता है। इट मीन्स किसी को भी, मीन्स इंडिया के बाहर के लोगों को भी यहाँ पे अब लैंड लीज पे दिया जाएगा और ट्रांसफर किया जाएगा, पहली चीज। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट का क्लॉज हटा दिया गया। दूसरा, जम्मू और कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 2019 का था, आई थिंक स्पेस खत्म हो गया, फिर भी रिकॉर्ड हो सकता है वीडियो। तो जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1996 का था, वो क्या है, वो ये करता था कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है ये नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब इसमें ये अमेंडमेंट कर दिया गया कि गवर्नमेंट अब ऑथराइज कर सकती है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो किसी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसफर किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 के द्वारा अकॉर्डिंगली क्या था कि कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें एग्रीकल्चरल काम हो सकते हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट किया गया कि भाई अब गवर्नमेंट या फिर कोई भी बड़ा ऑफिसर ये परमिशन ग्रांट कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा, द गवर्नमेंट में now allow transfer of land in favor of a person or any institution for the purpose of promotion of healthcare, senior secondary or higher secondary or specialized education जम्मू एंड कश्मीर। तो अब क्या है, गवर्नमेंट किसी भी लैंड को अब अलाउ कर सकती है किसी भी पर्सन के फेवर में या फिर इंस्टीट्यूशन के फेवर में। अगर वो पर्पस क्या है,
हेल्थ केयर या कहीं पे हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं पे हायर सेकेंडरी स्कूल बन रहा है, कहीं पे हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन बन रहा है, या फिर स्पेशलाइज एजुकेशन के लिए ये लैंड गवर्नमेंट अब ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर सकती है और किसी को भी कर सकती है, सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट को नहीं, ये आप याद रखेंगे। और इसके साथ साथ जो आर्मी है जम्मू एंड कश्मीर में, अब आर्मी ऑफिसर जो कि बेसिकली एटलीस्ट कॉप्स कमांडर की रैंक का होगा, वो किसी भी एरिया को जम्मू कश्मीर में स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, और उसमें ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स जो आर्म्ड फोर्सेस की होती हैं वो कराई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कमांडर्स को भी कुछ पावर्स दिए गए हैं JNK के लॉ लैंड में। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अब ख़राब भी होती जा रही हैं, बट स्टिल हमें यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स लाई गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आर्मी जो है वो स्ट्रेटेजिक एरियाज कर सकती है डिक्लेयर किसी भी लैंड को जम्मू एंड कश्मीर में। इसके साथ साथ किसी भी इंस्टीट्यूशन को या पर्सन को लैंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड एग्रीकल्चरल लैंड अब नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। परमानेंट रेजिडेंट का क्लॉज हटा दिया गया है इन एक्ट्स में से। आगे बढ़ते हैं, एंड एक और चीज़ है, जम्मू कश्मीर एग्रीमेंट फॉर्म्स एक्ट 1976 जो था, इसमें क्या था, पीपल वेस्टेड विद ओनरशिप राइट्स कुड ओनली ट्रांसफर लैंड टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर। तो पहले क्या होता था, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो लोग थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो सिर्फ गवर्नमेंट को लैंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गवर्नमेंट को लैंड की ओनरशिप दे सकते हैं। जैसे कहीं पे रोड बन रहा है तो गवर्नमेंट को वो ओनरशिप दे दी, कहीं पे कोई कोई भी चीज़ बन रही है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वो ओनरशिप गवर्नमेंट को जम्मू एंड कश्मीर के लोग दे सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ गवर्नमेंट को ही वो लैंड नहीं दिया जा सकता, अब गवर्नमेंट या फिर उसकी कोई भी एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी, इट मीन्स गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बॉडी है, अब उसको भी लैंड दिया जा सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बिसाइड्स ओनरशिप ऑफ सच लैंड कुड ओनली बी ट्रांसफर्ड एज ए मॉर्टगेज फॉर लोन्स। लेकिन पहले ओनरशिप जो दी जाती थी वो सिर्फ एज मॉर्टगेज फॉर लोन्स दी जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, ओनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी दी जाएगी, वो लीजेस पर भी दी जाएगी। तो ये चेंजेस जो हैं ये की गई हैं जम्मू एंड कश्मीर लैंड लॉज जो आए हैं नए, बेसिकली जो 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद आए हैं। एंड इसके साथ साथ एक और लास्ट रूल्स यहाँ पे रिसेंटली आए हैं 2022 में, जम्मू एंड कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स। तो इसमें क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये किया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लैंड ग्रांट्स रूल्स हैं 2022, वो रिप्लेस करेंगे 1960 के लैंड ग्रांट्स रूल्स को। और उनमें क्या किया गया है कि पहले क्या होता था, 1960 के लैंड ग्रांट्स रूल के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, वो लैंड ग्रांट करती थी लीज पे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अब इस नए रूल्स के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जिनको ऑलरेडी लीज मिली है, अब उनकी लीज एक्सटेंड नहीं होंगी एक्सपायरी के बाद। ठीक है, 99 ईयर्स की लीज मिलती थी, अब वो एक्सटेंड नहीं होगी, किसी की एक्सपायर हो गई है या होने वाली है लेकिन एक्सटेंड बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी चीज़, अब से जो लीज मिलेगी वो सिर्फ 40 ईयर्स की होगी, 99 ईयर्स की नहीं होगी। और अगर किसी की लीज खत्म हो गई है तो वो जल्दी जल्दी एवेक्ट करे वहां से प्रॉपर्टीज, अदरवाइज उसको क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को हटाया जाएगा। ठीक है, बुलडोजर चला दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है 2022 के लैंड ग्रांट्स रूल्स। तो ये थे लैंड रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर, द प्रोसेस एंड द हिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ का जो जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी जो हिस्टोरिकली एक तरह का हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल स्टेट वाला सीन था, फ्यूडल कैरेक्टर था स्टेट का, हैवी टैक्सेशंस थी एंड एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट थी, जागीरदारी सिस्टम था। ठीक है, और जागीर सिर्फ इन लोगों को मिलती थी, एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जो जागीरदारी सिस्टम था उसमें ये सारी चीज़ें थी, एंड जो पेजेंट था वो सिर्फ एक स्लेव की तरह काम करता था, ओनरशिप राइट्स नहीं थे उसको। और जो वहाँ का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो एक अनसेटल्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता था स्टेट लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, फिर कुछ एजेंट्स को हायर किया जाता था। एंड सबसे ज़्यादा सफरिंग एंड पॉवर्टी जो थी वो जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम्स फेस कर रहे थे, स्पेशली कश्मीर के मुस्लिम्स। एंड इसके साथ साथ पॉलिटिकल वॉइस नहीं थी, लेकिन 1932 के बाद एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया जाता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, जिसको 1938 में चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा जाता है इसका नाम। एंड इसको शेख अब्दुल्ला लेड करते हैं। एंड ये पहली बार एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स को दिया जाता है। इसी पार्टी के थ्रू एक मैनिफेस्टो जारी किया जाता है जिसको नया कश्मीर मैनिफेस्टो या नया कश्मीर प्लान कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि अब जागीरदारी सिस्टम को अब ख़त्म करना है, एंड इसके साथ साथ लैंडलेस पीजेंट्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना है।
एंड फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1948 में जब पावर में आती है तो वो ये जो कैश ग्रांट्स मिलती थी इन लोगों को, ये ये प्रिविलेजेस अबॉलिश की गई। एंड इसके साथ साथ फिर एक एक्ट आता है 1950 में, लैंड टू द टिलर्स एक्ट, बिग लैंड एस्टेट्स एक्ट। इसके द्वारा सीलिंग सेट की जाती है, जो सीलिंग से ज़्यादा लैंड जो होगा वो स्टेट के पास चला जाएगा। एंड इसके साथ साथ पेजेंट्स को लैंड दिया गया, सबसे बड़ी बात। एंड फिर वजीर कमेटी की हमने रिकमेंडेशंस देखी। एंड उसके साथ साथ हमने फिर जम्मू कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट देखा, इसमें भी फिर चेंजेस की गई सीलिंग्स पे एंड बाकी सारी चीज़ों पे। एंड एनुअल टैक्स दिया जाएगा, और लिया जाएगा ऑर्चिड ऑर्चिड जो ओन कर रहे थे लोग। उसके साथ साथ और भी कुछ एक्ट्स पास किए गए। फिर 2019 के बाद की जो सिचुएशन है, 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद जो एक्सक्लूसिव लैंड राइट थे जम्मू एंड कश्मीर के पास वो चले गए। फिर दो ऑर्डर 2020 में 26 अक्टूबर को निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक ऑर्डर के थ्रू सेंट्रल लॉज को जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई किया जाता है, दूसरे ऑर्डर के थ्रू स्टेट लॉज को रिपील किया जाता है और कुछ स्टेट लॉज को अमेंड किया जाता है। ठीक है। एंड वो अमेंडमेंट्स ये थे, परमानेंट रेजिडेंट हटा दिया गया, एंड जो कमांडर्स को पावर दे दिए गए, आर्मी कमांडर्स को। एंड गवर्नमेंट अब ट्रांसफ़र कर सकती है लैंड इंस्टीट्यूशंस को या पर्सनस को। एंड इसके साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए भी एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ हो सकता है। एंड इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एंड दैट वाज ऑल अबाउट लैंड रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू सो मच, हैव a nice day। एंड आई एम रिकॉर्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन ए वाइल। आज ही वो आएगा 10 बजे आए, 10:30 बजे आए, आप उसको देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।